ज़्यादा ठंड थी कि 2 मिनट के अंदर ही हालत ख़राब हो गई। मुझे जैकेट पूरी बंद करनी पड़ी, ये कैप निकालना पड़ा। हाय एवरीवन, मैं हूं जय। तो ग्रीस, फ्रांस, सिंगापुर और हांगकांग घूमने के बाद मैंने सोचा कि एक नई कंट्री को एक्सप्लोर किया जाए। तो मैंने इसके लिए देखा यूरोप को। तो यूरोप में मुझे जो सबसे अच्छी कंट्री लग रही थी वो थी इटली घूमने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई थी कि वीएफएस के जो वीज़ा स्लॉट थे वो इटली के लिए अवेलेबल थे ही नहीं। तो इसके बाद मैंने देखा कि डेनमार्क भी जाया जा सकता है, जो कि एक अच्छी कंट्री है। तो मैंने चुना इस जर्नी के लिए डेनमार्क को। तो यूरोप जाने से पहले आपको जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा कंसीडर करनी चाहिए वो है वहाँ का खाना। वहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और मोस्टली नॉन वेजिटेरियन होता है। तो मैं एक वेजिटेरियन हूँ, तो मैंने यहाँ पर कर लिया है काफ़ी सारा खाना पैक, जिसमें आप देख सकते हो कि हल्दीराम के रेडी टू ईट मील हैं। तो मैं अपने घर से कैब करके निकल चुका हूँ दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं टर्मिनल 3 पर। तो आप देख सकते हो कि अभी भी यहाँ पर अंधेरा है। जो मैंने फ़्लाइट बुक की थी वो थी एक अर्ली मॉर्निंग की। तो फाइनली अपनी गेट पे चेकिंग कराने के बाद हम आ चुके हैं एयरपोर्ट के अंदर। तो एयरपोर्ट में अंदर आने के बाद में मैंने हाथियों के स्टैचू के साथ लिए फ़ोटो, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाथी हैं और मुझे हाथी पसंद भी हैं। तो मैंने अपनी जर्नी जो कि होने वाली है दिल्ली टू डेनमार्क, उसके लिए मैंने चुना था लुफ्तांसा एयरलाइन को। तो लुफ्तांसा एयरलाइन एक जर्मन एयरलाइन है। तो इसमें क्या होने वाला है, मुझे 65,000 के अंदर सीट के साथ में टिकट मिल चुके थे। पर इसमें ये कैच है कि ये जो है म्यूनिक होके जाएगी। तो ये कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है। और मोस्टली अगर आप यूरोप में जा रहे हो तो कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिलती है, हमेशा कभी ना कभी किसी वाया के थ्रू मिलती है। मोस्टली ये दोहा होता है, लेकिन कई बार ये जर्मनी का जो म्यूनिक एयरपोर्ट होता है या फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट है वहाँ से भी होके जाती है। तो लुफ्तांसा के काउंटर पे अपना बैग चेक इन कराने के बाद मैं गया था सिक्योरिटी चेक इन में और उसके बाद में इमिग्रेशन में। तो इमिग्रेशन में मुझसे केवल 2 ही सवाल पूछे, एक तो आप कब वापस आ रहे हो और आपका पर्पस क्या है। जो मैंने बता दिया तो मुझे जाने दिया। मुश्किल से हार्डली मुझे 5 मिनट लगे होंगे इमिग्रेशन के काउंटर पर। वो चीज़ हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो एक तरीके से बॉर्डर सिक्योरिटी का मामला होता है। तो वहाँ पर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड है। इस टाइम मैं हूँ दिल्ली के ड्यूटी फ्री एरिया में। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो भी टैक्सेस होते हैं वो लागू नहीं होते हैं किसी भी कंट्री के। तो आपको जो भी आइटम है वो काफ़ी चीप में मिल जाता है। चीप में तो नहीं, बस उसमें ये होगा कि टैक्सेस नहीं होंगे। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आप लीकर खरीद सकते हो, चॉकलेट खरीद सकते हो और काफ़ी अदर चीज़ें भी हैं, जैसे परफ्यूम भी हैं। तो मोस्टली जो आइटम्स होते हैं वो एक तरीके से ड्यूटी फ्री, मतलब ड्यूटी का मतलब उसके ऊपर कोई किसी तरीके की टैक्सेस नहीं होंगे। तो ड्यूटी फ्री एरिया से बाहर निकलने के बाद मैं जा रहा था अपनी गेट की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर इन्होंने रख रखा है एक शंख, जो कि एक तरीके से डेकोरेटिव है और यहाँ पर लिख रखा है नीचे हैप्पी दिवाली। इसके बाद मैंने थोड़ा सा यहाँ पे घूमा और मैंने यहाँ पे देखा अपनी फ़्लाइट का टाइम। तो अभी मेरी फ़्लाइट में अभी थोड़ा और टाइम था, तो मैं और घूम सकता हूँ। तो थोड़ा सा आगे बढ़ के मुझे मिली एक और मूर्ति, जो कि आप देख सकते हैं। और ये भी मूर्ति काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से अट्रैक्शन का पॉइंट था यहाँ पर। मैंने यहाँ पर ली एक छोटी सी वीडियो इसके साथ। तो थोड़ी देर आगे चलने के बाद मुझे यहाँ पे दिखा एक ऑक्सीजन बार। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये 15 मिनट के लिए आपको एक प्योर ऑक्सीजन का डोज देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपकी नाक में कुछ ट्यूब दे देते हैं और उसके अंदर से निकलती है बिल्कुल प्योर ऑक्सीजन। तो इस प्योर ऑक्सीजन के अंदर आप कुछ फ्लेवर भी ऐड करा सकते हैं, जैसे कि मिंट है या लेमन है। बट आपको ये लेने के बाद में आपका दिमाग थोड़ा सा खुल जाता है। तो मैंने भी सोचा कि हाँ, क्यों ना 15 मिनट के लिए लिया जाए। तो इसमें क्या था कि करीब 800 रुपये पे करने पड़े थे और मुझे मिल गया था 15 मिनट के लिए प्योर ऑक्सीजन का एक डोज। तो अब हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और अब हम बढ़ रहे हैं अपने गेट की तरफ, जहाँ पर है हमारी फ़्लाइट। तो प्लेन के अंदर आने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि वाकई में जो लुफ्तांसा है वो एक अच्छी एयरलाइन है, क्योंकि यहाँ की जो सीटें थी वो काफ़ी गद्देदार थी। और अब मैं अपनी सीट पे आके बैठ चुका हूँ और मुझे काफ़ी सीट अच्छी लग रही हैं, आरामदायक हैं। फाइनली हमने टेक ऑफ कर लिया है इंडिया से और अब हम जाने वाले हैं पहले म्यूनिक की तरफ। तो लुफ्तांसा की जो मुझे एक सबसे अच्छी बात लगी वो है इनके प्लेन के अंदर का एंटरटेनमेंट सेंटर। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा शो थे और काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन थे और आप देख सकते हो कि हम रियल टाइम में इसको नेविगेट भी कर सकते हैं कि हमारा प्लेन कहाँ पर था। तो आप देख सकते हो कि मैंने जो यहाँ पर पूरा सा नेविगेट करके देखा है कि मेरी जो फ़्लाइट थी वो इराक से निकल चुकी है। तो रात का नज़ारा तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। ऊपर से आप देख सकते हो कि सिटी की लाइट्स किस तरीके से चमक रही हैं। तो थोड़ी देर के बाद में हमें मिला अपना मील। तो मैंने पहले से ही जो वेजिटेरियन मील था, हिंदू वेजिटेरियन अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ, तो वो मैंने चूज़ करके रखा था, क्योंकि यहाँ पर होती है काफ़ी सारी कैटेगरीज और अगर आप पहले से चूज़ करके ना रखो तो आपको किसी भी तरीके का मीट से बना हुआ या किसी चीज़ का मील मिल सकता है। तो अगर आप उस चीज़ को अवॉइड करना चाहते हो तो सबसे अच्छा है कि पहले से ही उसको ऑप्शन को चुन के हिंदू वेजिटेरियन मील चुन लो।
तो फाइनली हम लैंड हो चुके हैं म्यूनिक में, जो है जर्मनी का एयरपोर्ट। तो यहाँ से क्या होने वाला है, हमारी एक बाया फ्लाइट है जो कि हमें म्यूनिक से डेनमार्क के लिए लेके जाएगी। तो अगर मैं बता दूं कि म्यूनिक का एयरपोर्ट कितना बड़ा है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लो कि म्यूनिक के जो टर्मिनल हैं उसकी एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाने के लिए उनके पास में एक इंटरनल मेट्रो है। मैं यहाँ पर 2019 में स्वीडन जब गया था तब भी मैं आया था, और यहाँ पर मैं इस बार दोबारा से आया हूँ। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि इंटरनली आपको एक मेट्रो ट्रेन मिल जाती है जिसमें अगर आप बैठ के जाओगे तो आप एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक आराम से जा सकते हो। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ म्यूनिक एयरपोर्ट के दूसरे टर्मिनल पे मेट्रो के थ्रू। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर भी एक ड्यूटी फ्री एरिया है, पर मैं अभी यहाँ से कुछ खरीदने की मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो यहाँ मैंने देखा एक एक्सपेंसिव कार को जो कि ब्लू कलर की थी, और ब्लू कलर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो म्यूनिक एयरपोर्ट पर हर थोड़ी दूर के बाद में एक डिस्प्ले लगी हुई है जहाँ पर आप सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं कि कौन सी फ़्लाइट किस गेट से जाने वाली है। तो मैंने भी यहाँ पर अपनी फ़्लाइट को चेक करा कि वो किस गेट से जाने वाली है। तो यहाँ म्यूनिक एयरपोर्ट पे एक और अच्छी बात जो थी वो थी यहाँ के न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट न्यूज़पेपर हैं, कोई भी उसको उठा के पढ़ सकता है। तो मेरा जो इमिग्रेशन था वो म्यूनिक एयरपोर्ट पे ही हुआ, क्योंकि ये होता है एक शेंगेन एरिया, और जितनी भी कंट्रीज़ होती हैं जो शेंगेन एरिया के पार्ट होती हैं उनका जो इमिग्रेशन है वो किसी भी कंट्री में हो सकता है। भले ही मैं डेनमार्क में जा रहा था, लेकिन जो मेरा फर्स्ट पोर्ट ऑफ एंट्री था वो था म्यूनिक, जो कि जर्मनी में है। तो जर्मनी भी एक शेंगेन एरिया थी, तो मेरा यहाँ पर भी एक तरीके से इमिग्रेशन यहीं पर हो गया, और इमिग्रेशन भी मेरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मूथ रहा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं ऑलमोस्ट करीब 2-3 साल बाद जा रहा हूँ यूरोप में, तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे या कुछ करेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने भी बस मेरे टिकट चेक करे। हाँ, पर ये था, उन्होंने रैंडमली पूछा कि हाँ आप कहाँ रहने वाले हो, कितने दिनों के लिए रहोगे, तो ये उन्होंने पूछा। बट उसके अलावा मुझे लगता है हार्डली 3 मिनट के अंदर मेरा इमिग्रेशन हो चुका था, जो कि बहुत अच्छी बात थी। तो इमिग्रेशन होने के बाद मैं आ चुका था अपने गेट पर, और वहाँ पर हो चुकी थी बोर्डिंग स्टार्ट। तो आप देख सकते हो कि हम जा रहे हैं एक बस में, क्योंकि अब ये वाली जो फ़्लाइट है वो एक तरीके से इंटरनेशनल फ़्लाइट ना होकर डोमेस्टिक फ़्लाइट होगी। और डोमेस्टिक फ़्लाइट के लिए आपको भी पता है कि ये लोग बस का यूज़ करते हैं, मोस्टली जो आम वाले जो टनल होती है वो यूज़ नहीं करते हैं फ़्लाइट के लिए। तो अब मैं ले रहा हूँ म्यूनिक से अपनी सेकंड फ़्लाइट, जो कि हमें लेके जाने वाली है म्यूनिक से डेनमार्क के लिए, और डेनमार्क में भी कहाँ पर, कोपेनहेगन में, जो वहाँ की है कैपिटल। तो इंडिया में तो मुझे थोड़ी गर्मी लग रही थी, तो मैंने अपनी जो जैकेट थी वो उतार के रख ली थी, लेकिन यहाँ पर जैसे ही लैंड हुए थे तो मुझे पता चला था कि बहुत ज़्यादा ठंड है, तो मैंने अपनी जैकेट दोबारा पहन ली। तो यहाँ से भी हम कर चुके हैं टेक ऑफ अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो कि होने वाली है कोपेनहेगन, जो है कैपिटल ऑफ द डेनमार्क। फाइनली हमारी जो फ्लाइट थी वो हो चुकी है लैंड कोपेनहेगन के एयरपोर्ट पर, और अभी मैं बाहर निकल के जाने वाला हूँ। तो कोपेनहेगन पहुंचती जो सबसे पहली चीज़ मैंने यहाँ पे खरीदी वो थी क्रोइज़ॉन्ट। मुझे क्रोइज़ॉन्ट खाने में बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं हमेशा इसको प्रेफर करता हूँ, और यहाँ आते ही सबसे पहले मैंने क्रोइज़ॉन्ट को खाया, क्योंकि यहाँ पर यूरोप में ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पर भी है ड्यूटी फ्री एरिया, लेकिन मैंने यहाँ से भी कुछ नहीं खरीदा। तो जब भी आप यहाँ पर आते हो तो आप कस्टम वाले में 2 मिलते हैं, एक रेड जोन होता है, एक ग्रीन जोन होता है। तो अगर आपने ऐसी कोई एक्सपेंसिव आइटम खरीद के उस देश में लेके आने वाले हो जिसको आपको एक तरीके से डिक्लेयर करना है, तो आपको रेड जोन में जाना होता है, अदरवाइज ग्रीन जोन में आप जा सकते हैं। तो इस समय मैं हूँ बैगेज एरिया में, और यहाँ पे मुझे मिला एक फ्री में पैम्पलेट जो कि कोपेनहेगन सिटी के बारे में बता रहा था, तो मैंने सबसे पहले उसको ग्रैब कर लिया। इसके बाद मैंने कलेक्ट किया बैगेज बेल्ट से अपना भारी भरकम बैग, और आपको मैं बता दूं कि जो मेरा बैग था वो करीब 25 किलो का था, और जो जनरली जो एयरलाइंस की लिमिट होती है वो 23 kg, 25 kg या फिर 30 kg तक होती है। तो यहाँ आने से पहले मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की थी, और उसमें मुझे पता चला था कि एक होता है कोपेनहेगन कार्ड। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो यूरोपियन सिटी होती है वहाँ पर सिटी कार्ड चलती हैं, और अगर आप उन सिटी कार्ड को ख़रीद लो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितना भी होता है, आपकी बस या फिर ट्रैम या फिर मेट्रो, वो सब हो जाती हैं फ्री। तो मैंने भी यहाँ के, और इसके बाद में ये भी रहता है कि जो सिटी कार्ड होते हैं कुछ ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर आपको मिलते हैं म्यूज़ियम और इन सारी चीज़ों के एक्सेस। तो मैंने यहाँ सबसे पहले आके यहाँ पर ख़रीदा था कोपेनहेगन कार्ड। मैंने सोचा था कि यहाँ पे फिजिकल वाला कार्ड खरीदूंगा, लेकिन यहाँ पर जो स्टाफ था उन्होंने बोला कि आप डिजिटली खरीद लो, वो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें QR कोड जनरेट हो जाएगा और आप हर जगह पे उसको दिखा सकते हैं। तो मैंने फाइनली करीब 12 या 13 हज़ार रुपये दे के कोपेनहेगन का जो सिटी कार्ड था वो ख़रीद लिया, जिसकी वजह से मेरा जितना भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और एक्टिविटीज़ होने वाली हैं वो फ्री ही होंगी। तो कोपेनहेगन कार्ड खरीदने के बाद मैं अब आ रहा हूँ मैं बाहर, और बाहर आते ही मैं आपको क्या बताऊं कि मेरे हालत हो गए काफ़ी ज़्यादा ख़राब, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड थी कि मैं आपको बता ही नहीं सकता।
2 मिनट के अंदर ही मेरे हालत ख़राब हो गए। इतनी ज़्यादा ठंड थी, बहुत ही ज़्यादा। मुझे जैकेट निकाल के तुरंत पहनना पड़ा। तो यहाँ आने के बाद मुझे महसूस हुआ कि जी ये लोग एयरपोर्ट को एक एयरपोर्ट की तरह ट्रीट नहीं करते। इनके लिए एक एयरपोर्ट जो है ना बस स्टैंड की तरह होता है कि कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है, कोई चेकिंग नहीं हो रही है। और आप बाहर निकल के देखो तो बिल्कुल बाहर ही जो है बस का एक स्टॉप है जहाँ से बस आके लेके जा रही है लोगों को। तो ये एक तरीके से ना बस स्टेशन बन के रह गया है यहाँ का एयरपोर्ट, ना कि एक तरीके से जैसे इंडिया में होता है कि गेट पे भी आपकी चेकिंग हो रही है, सारे बैग चेक हो रहे हैं। ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे सिचुएशन हो चुकी है और भी वर्स, क्योंकि पहले तो केवल ठंड लग रही थी, अब यहाँ पे शुरू हो चुकी है बारिश। और आप देख सकते हो कि कितने काले काले बादल हैं यहाँ पर। तो अभी मैं जाने वाला हूँ अपने हॉस्टल। तो रास्ता पता करने के लिए जो सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है वो इस समय है गूगल मैप्स। आप अपनी लोकेशन डालो और कहाँ जाना है वहाँ डालो, वो सबसे अच्छा आपको ना जो ऑप्टिमल वे होगा वहाँ जाने के लिए आपको बताएगा। तो यहीं से मुझे पता चला था कि ये जो यहाँ पर बस आने वाली है उससे मैं जाऊँगा सिटी के सेंटर में, और ये मेरे काफ़ी ज़्यादा क्लोज रहेगा हॉस्टल के, तो मैं वहीं जाने वाला हूँ। इतनी ज़्यादा ठंड थी कि 2 मिनट के अंदर ही हालत ख़राब हो गई। मुझे जैकेट पूरी बंद करनी पड़ी, ये कैप निकालना पड़ा। उसके बाद भी रुका नहीं जा रहा था, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी, बहुत ज़्यादा। तो इतनी तेज़ हवा कि हाथ सुन पड़ गए 2 ही मिनट के अंदर। तो फाइनली बस मुझे लेके आ चुकी है मेरे हॉस्टल के नियरेस्ट बस स्टॉप पर, जहाँ पर मैं उतर रहा हूँ। तो यहाँ मुझे मिला सिटी का सबसे पहला इंप्रेशन, और आप देख सकते हो कि सिटी कितनी खूबसूरत लग रही है। तो थोड़ा सा वॉक करने के बाद मैं आ चुका हूँ अपनी हॉस्टल पे, जिसका नाम है डैनिस्टन हॉस्टल। तो हॉस्टल के अंदर आने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा आराम मिला, क्योंकि बाहर जो थी काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी और हवा भी चल रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। और अंदर आते ही जैसे डोर क्लोज हुए तो मुझे मिला काफ़ी ज़्यादा आराम। तो मैंने हॉस्टल में कर लिया है चेक इन, और कुछ ऐसा दिखता है इस हॉस्टल का रिसेप्शन एरिया। तो बाहर वाले से कितनी भी ठंड हो, लेकिन हॉस्टल के अंदर काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहती है, क्योंकि इनकी जो वॉल होती हैं इनके अंदर होता है हॉट वाटर की पाइपलाइन। तो ये जो है रूम को काफ़ी ज़्यादा गर्म रखती हैं। तो मैंने यहाँ पर अपनी जैकेट वैकेट उतार के रख दी है, और अब मैं हूँ यहाँ पर टी-शर्ट में। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जो हॉस्टल का कॉन्सेप्ट होता है उसमें क्या होता है कि एक रूम में मल्टीपल लोग रहते हैं, और उसमें आपको डॉर्मेट्री मिलती है। मतलब एक तरीके से अपर बेड होता है और एक लोअर बेड होता है, तो आपको कुछ भी असाइन किया जा सकता है, पर आपके साथ में जो है और भी लोग रहेंगे। इस तरीके से ये एक तरीके से कोई प्राइवेट रूम नहीं होता, इसीलिए इसको हॉस्टल बोलते हैं। तो अब मैंने अपना बैग वैग रखने के बाद हॉस्टल से देखा सिटी का व्यू, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ऊंचाई से तो ये और भी अच्छा लग रहा है। रोड पे गाड़ियाँ चल रही हैं और बाहर धीमी धीमी बारिश हो रही है। तो अगर आप इंडियन हैं तो टॉयलेट में आप एक्सपेक्ट करोगे कि एक जेट हो, पर ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। यूरोप में मोस्टली जो है टॉयलेट पेपर को यूज़ किया जा सकता है, तो आप एक्सपेक्ट मत करना कि आपको यहाँ पर कोई जेट मिलेगा। तो हॉस्टल में प्रॉपर चेक इन करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ गेस्ट किचन में। तो आप किसी भी हॉस्टल में रुक रहे हो तो ये जरूर इंश्योर कर लेना कि वहाँ पर गेस्ट किचन है या नहीं, क्योंकि अगर गेस्ट किचन है तो आप वहाँ पर कुक भी कर सकते हैं। तो इंडिया से मैं लेके आया था काफ़ी सारा खाना। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर लंच में खाया है छोले चावल और थोड़ी सी इडली सांभर। तो हॉस्टल में थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद यहाँ हो चुकी थी रात। तो आप देख सकते हो कि मैं रात में नाइट वॉक के लिए बाहर आया। तो यहाँ पर अभी भी जो बारिश थी वो हो रही थी और हवा चल रही थी, लेकिन इस बार मैं थोड़ा सा प्रिपेयर था। तो थोड़ा सा वॉक करने के बाद मुझे मिला यहाँ पर एक एरोटिक शॉप। तो आप इसको थोड़ा सा ऑड मत समझना, क्योंकि यहाँ की कल्चर के लिए ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। हम इंडियंस के लिए बहुत काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड हो सकता है, बट यहाँ पर जो एरोटिक चीज़ें हैं वो बहुत आसानी से बिकती हैं, एक तरीके से जनरल स्टोर की तरह। तो इस चीज़ को हमें गलत तरीके से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ के कल्चर में है और हमारे कल्चर में दूसरी चीज़ें होती हैं। तो एक तरीके से इसको गंदा या गलत मानना गलत बात होगी। तो नाइट वॉक करके आ चुका हूँ मैं अपने हॉस्टल वापस, और अब टाइम हो चुका था डिनर का। तो डिनर में मैंने बनाई थी मैगी, जो कि बहुत ज़्यादा फेवरेट है मेरी। तो आज के इस ब्लॉग में इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई डेस्टिनेशन के साथ।